नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में संजय राउत की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं क्योंकि उनके दो करीबियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी सबूतों के आधार पर की गई है और आपको बताएं कि इस मामले में पहले ही जो कोविड का घोटाला खुला है, जो बीएमसी के द्वारा ठेके छोड़े गए थे कोविड के टाइम में, उस समय क्योंकि बीएमसी का कहना यह था कि हमारे पास केवल 4000 बेडों की व्यवस्था थी। मुंबई में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, जो कोरोना काल में मार्च अप्रैल 2020 के आसपास का माहौल है। याद करिए कैसी पूरे देश में अफरा तफरी मची थी। उसी दौरान बीएमसी ने यह तय किया कि कुछ ऐसे हॉस्पिटलों को ठेका दिया जाएगा जिनके पास कोरोना के मरीजों का इलाज करने का अनुभव हो, और उसके लिए सरकार ने तय किया कि जंबो हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और खुले मैदान के अंदर वो हॉस्पिटलों की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें अलग अलग एरिया में 15,000 बेडों की व्यवस्था, 1,000 आईसीयू के बेड की व्यवस्था, इसके लिए टेंडर छोड़े गए और उस टेंडर में छोड़ने में भारी अनियमितता की गई। टेंडर की प्रक्रिया ठीक से फॉलो नहीं हुई थी और बीएमसी ने जो ये ठेके छोड़े उसमें ईडी के पास जो कंप्लेंट मिली थी वो किरीट सोमैया ने कंप्लेंट की थी और उन्होंने दावा किया था कि लगभग 1250 करोड़ रुपए का घोटाला है। अब इसमें 12,500 करोड़ रुपए के घोटाले में जब ईडी ने जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए कि एक तरफ जहां मुंबई और महाराष्ट्र के लोग कोविड से जूझ रहे थे, वहां उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, इनके जो करीबी हैं, वो सब जनता की इलाज के नाम पर पैसा बटोरने में लगे हुए थे और गंभीर भ्रष्टाचार कर रहे थे। जनता की गाड़ी कमाई को लूटने में लगे हुए थे। घोटाले का इस कदर आप देखिए उदाहरण पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि जो 2,000 रुपए का बैग, वो 2,000 का भी नहीं कहिए, जिसमें डेड बॉडी अगर कोई मर गया तो उसकी डेड बॉडी को सील किया जाता था पॉलीथीन के अंदर, आपने देखा होगा उस दौरान में तो वो 2,000 रुपए का जनरल मार्केट में बैग मिल रहा था जिसके अंदर चैन लगी हुई है, पॉलीथीन का बैग है जिसके अंदर डेड बॉडी सील की जाती थी। लेकिन बीएमसी ने जो टेंडर छोड़ा उसमें एक बैग की कॉस्ट 6,500 रुपए बीएमसी ने पे किया। जब 2,000 रुपए मैक्सिमम कोई ले रहा है, आप 6,500 रुपए एक बैग के पे कर रहे हो, बाकी का पैसा बंदर बांट की गई, नेताओं तक पहुंचा। अब सवाल यह है कि जब इसमें संजय राउत के करीबी जो पकड़े गए हैं सुजीत पाटेकर और उसके अलावा एक और गिरफ्तारी हुई है, अब इनसे यह पूछा जाएगा कि आपका तो कोई अनुभव था ही नहीं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का आपके पास कोई अनुभव नहीं था, तो आपकी कंपनी को ठेका कैसे मिला? तो ये तो क्लियर है कि जिसको अनुभव नहीं है उसको हॉस्पिटल बनाने का, अस्थायी हॉस्पिटल बनाने का, जंबो हॉस्पिटल बनाने का ठेका दे दिया गया। और इसमें लाइफ लाइन जंबो कोविड सेंटर, ये लाइफ लाइन जो हॉस्पिटल है, लाइफ लाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज, ये नाम रखा और उस कंपनी के पास कोई कोविड का एक्सपीरियंस नहीं था, सांस के मरीजों का इलाज करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई इनके पास एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं थे। तो तभी इनको लेकर के किरीट सोमैया ने कंप्लेंट की थी और इनके समेत जो ये मैनेजमेंट है, लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज, 4 इनके पार्टनर, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब ये जांच के बाद जो गिरफ्तारी हुई है उसी में से एक है सुजीत पाटेकर। अब सुजीत पाटेकर संजय राउत के बिल्कुल खासम खास है। तो जिस तरह से हमने देखा कि प्रवीण राउत पहली गिरफ्तारी हुई थी जो कि पत्राचाल घोटाला हुआ था, उसमें भी गरीबों को फ्लैट बनाकर देने थे, उसके बजाय बिल्डरों को जमीन बेच दी गई और उसमें पता लगता था कि 55 करोड़ रुपए संजय राउत की पत्नी के खाते में दिए थे प्रवीण राउत ने। आपको याद होगा लगभग इसी तरह का यह घोटाला है कि कोविड सेंटर का ठेका दे दिया गया और ठेके में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के करीबियों को ये ठेके दिए गए और इसलिए 16 जगह जो छापेमारी पहले हो चुकी है, छापे पड़े हैं, उसमें ये सबूत सामने आए हैं, ईडी के पास वो सबूत हैं कि ऐसे लोगों को ये जो ठेका दिया गया, इस ठेके में ये जो रेट बढ़ा करके उन लोगों ने लिए हैं, जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, उसमें नेताओं को भी पैसे दिए गए हैं। अब गिरफ्तारी के बाद अब
उनसे पूछताछ होगी कि क्या वो पैसे का, घोटाले का पैसा वो नेताओं तक पहुंचा है, किन किन नेताओं को पहुंचा है। यदि इसमें ये गिरफ्तारी के बाद नाम लिए जाते हैं तो समझिए कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत, ये तीनों लोग जेल में होंगे, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये जो घोटाला है ये इन तीनों नेताओं की देखरेख में हुआ है, क्योंकि आदित्य ठाकरे के खासम खास और इनका जो युवा इकाई है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, उसका जो सचिव है सूरज चौहान, वो भी उसने भी आगे इस ठेके दिलाने में फ़ोन किया था। उसकी चैट ईडी के पास बरामद हुई है कि इस बीएमसी के ठेके में उसने भी इन्फ्लुएंस किया है ठेकों को, और वो बातचीत चल रही थी, पैसे का लेन देन की बातचीत हो रही थी, वो सबूत हैं। इसी तरह बीएमसी के जो अधिकारी है, आईएएस हैं संजीव जायसवाल, उनके बारे में जानकारी है, वो भी ईडी के पास है। कुल मिलाकर के 16 लोग नामजद हैं जो इसमें सारे घोटाले में जुड़े हुए हैं। अब इसमें और नेताओं के नाम ऐड होना बाकी है। तो ये बड़ा झटका संजय राउत के लिए है, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए है। ये जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का गठबंधन बना है, ये पहले से ही कहा जा रहा है कि वो इसीलिए सारे लोग इकट्ठे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में कि ये जो घपले घोटाले जिन लोगों ने किए हुए हैं, इनको लगता है कि 2024 में यदि मोदी जी दोबारा आ गए, तिबारा आ गए, तीसरी बार अगर आ गए, तो ये तो जेल में जाएंगे। और इसलिए इनको लगता है पूरी ताकत से 2024 में मोदी को आने से रोकें, ताकि ये जो जांच चल रही है ईडी की, सीबीआई की, ये किसी तरह रुक सकें। लेकिन अभी चुनाव में लगभग 1 साल है और ईडी का एक्शन ये बता रहा है उसके पहले पहले ये जरूर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, क्योंकि जो सबूत हाथ आए उसमें हर सबूत में ये दिखाई दे रहा है कि कोई संजय राउत का जानने वाला है, कोई उद्धव ठाकरे का जानने वाला है, तो कोई आदित्य ठाकरे का जानने वाला है। और इन लोगों ने उसके लिए फ़ोन भी किए हैं, बातचीत भी की है, ऐसे सबूत ईडी के पास हैं। अब ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि अगर इसमें जो हमने गिरफ्तारियां की हैं, अगर ये लोग नाम लेते हैं, क्योंकि उसके लिए नाम लेना काफ़ी नहीं है, सबूत भी ईडी के पास होने चाहिए, पैसे के ट्रांसफ़र, ट्रांजैक्शन की बातचीत सामने आनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि जो संजय राउत की पत्नी और उनको, संजय राउत को जो गिरफ्तारी हुई थी जिसमें वो जमानत पर हैं, पत्राचाल घोटाले में 55 लाख रुपए उनकी पत्नी के खाते में गए, उसका कोई जवाब नहीं दे पाए। और जो संपत्ति उनकी अटैच की गई थी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की, वो उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कहाँ से संपत्ति आई इसका हिसाब नहीं दे पाए। तो अब ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ होगी। इस मामले में क्या इनकी संपत्ति की भी जांच होगी, ये कहना अभी जल्दबाजी है। लेकिन ईडी ने इतना तो क्लियर कर ही दिया है कि ये जो कोविड सेंटर का घोटाला है 12,500 करोड़ रुपए का, निश्चित समझ लीजिए कि इस 12,500 करोड़ रुपए के घोटाले में बड़े बड़े नेता जेल के अंदर जाएंगे। ये 12,500 करोड़ रुपए का घोटाला अनुमानित है। इसका आइडिया, जैसे मैंने बताया, कि इसमें जो घोटाले हुए कि जो दवाई खरीदी गई, वो दवाइयाँ भी, इसमें बताया गया कि जो दवाई है मार्केट रेट से 25-30% उसके रेट बढ़ाकर बताए गए, प्रिंट रेट जो खरीदी गई कोविड सेंटरों में। इसी तरह डॉक्टरों की तैनाती दिखाई गई इन जम्बो सेंटरों पर, और डॉक्टरों की जो वास्तविक तैनाती थी, वास्तविकता में वो 60 से 65% डॉक्टर नियुक्ति नहीं करे। बहुत सारे डॉक्टरों ने इसको, ईडी को अपना प्रूफ दे दिया है। उन्होंने कहा साहब हमें मेल तो आया था कि आपको कोविड सेंटर में तैनाती दी जाती है, आप आइए, ज्वाइन करिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे। कहते हैं उसके बाद ज्वाइनिंग नहीं हुई। यानी एक फर्जीवाड़ा किया गया कि बीएमसी की तरफ से, इस कोविड सेंटर की तरफ से कंपनियों ने मेल भेजा, जो ये लाइफलाइन कंपनी थी, इसने मेल भेजा कि आपको नियुक्त किया जा रहा है, और नियुक्त किया नहीं, बस एक मेल दिखा दें ताकि कि हमने फला फला डॉक्टरों को नियुक्त किया। जब ईडी ने इनसे पूछताछ की, वो बोला जी हम तो कभी गए नहीं, हमें तो कोई पेमेंट हुई ही नहीं, लेकिन बीएमसी से ये पेमेंट ली गई। इतना बड़ा घोटाला कि डॉक्टरों की नियुक्ति भी फर्जी, केवल नर्सिंग स्टाफ को तैनात कर दिया गया और फोटो खिंचवा दी गई कि हाँ भाई चल रहा है सेंटर। उन्हें बुखार जुखाम की दवाई देते रहे, और उन बेड पे जो मरीज आए, अब सवाल ये है कि समझिए 15,000 साधारण बेड और 1,000 आईसीयू, ये 16,000 बेड पर मरीज भर्ती हुए होंगे, निश्चित जानिए हुए थे।
और उनमें से कितने लोग इसलिए मर गए क्योंकि वहां एक कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, वहां जो उचित नर्सिंग स्टाफ चाहिए वो नहीं था, दवाइयां नहीं थी। कितने लोगों की मौत हुई होगी? अगर इसका आंकड़ा जुटाया जाएगा तो यह आंकड़ा सैकड़ों में बैठेगा। तो ये लोग खाली घोटाला करके घोटाले के जिम्मेदार नहीं हैं कि भाई 1,000, 10,000, 20,000 का कोई घोटाला हुआ है करोड़ का। इससे ज़्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो लोग मारे गए हैं, डॉक्टर आपने नियुक्त करे नहीं, फर्जी एक कोविड सेंटर खोल दिया, लोग सोच के आए कि यहाँ कोरोना का इलाज हो जाएगा, बीएमसी की तरफ से, सरकार की तरफ से अरेंजमेंट किया गया है। और क्योंकि वहाँ एमबीबीएस डॉक्टर था ही नहीं तो उन मरीजों को क्या दवाई दी होगी जिसको नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी हाई डोज दे दी होगी। तो बहुत सारे लोग मुंबई में आप देखिए हार्ट अटैक से मरे, बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारियों से मरे, उनके परिवारजन जो ये वीडियो देख रहे हो याद करिए कोरोना में कितने लोग मरे। कोरोना से तो कम मौतें हुई, ज्यादा मौतें हुई गलत दवाई देने से। तो क्या इसकी भी जांच होगी? और इसके लिए इनके ऊपर धारा 302 यानी हत्या या हत्या का प्रयास, इसका केस चलना चाहिए। किरीट सोमैया जी और भाजपा भी इस पर ध्यान दें कि ये जो फर्जी कोविड सेंटर बनाए गए जिसमें डॉक्टर नियुक्त ही नहीं किया गया, सबसे बड़ा ये पैसे के घोटाले के अलावा लोगों की जान का खिलवाड़, सैकड़ों लोग मारे गए होंगे, उन लोगों का डाटा जुटाना चाहिए। और अब जो एकनाथ शिंदे सरकार चल रही है उससे मैं कहना चाहूंगा कि वो डाटा जुटाए और अलग से एक एफआईआर उन अधिकारियों के खिलाफ करे, उन लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं वो। ये पता लगाना जाना बहुत जरूरी है। तो ये पैसे के घोटाले के साथ साथ मानव की जान की कीमत, उसकी जान से खिलवाड़ करने का घोटाला भी साथ में मुझे नजर आ रहा है। और ये बहुत गैर जिम्मेदारान बात है। और उस समय जैसे घोटाले घपले हो रहे थे महाविकास आघाड़ी सरकार में, क्योंकि बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे शिवसेना के ही मेयर थी और उन्हीं का कब्जा था, अब उनको भी जवाब देना है कि इस घोटाले के पीछे जो हाथ था आखिरकार उस पर उनका क्या कहना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।